Bismillahirrahmanirrahim. I'm Anur Arif. Today we will discuss about DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो ये टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, उसके बाद सोर्सेज ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए हम कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद स्टेजेस हैं जो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उसके बाद स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे, उसके बाद यूजेस हैं, देन फेमस केस और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सेंटर्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ फोरेंसिक टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर डीएनए। अब जो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये बेसिकली हमारे पास एक फोरेंसिक टेक्निक है। ये ज़्यादातर फोरेंसिक लैब्स में यूज़ होती है। फोरेंसिक लैब्स में क्यों यूज़ होती है ये? टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर डीएनए। मतलब कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दो जो डिफरेंट लोग हैं, उनके डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना। मतलब कि दो डीएनए के सैंपल्स हैं, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच करेंगे। अगर मैच हुए तो वो दोनों एक इंसान के हैं, अगर ना हुए तो वो दो डिफरेंट इंसानों के हैं। तो इसलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फोरेंसिक टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, फोरेंसिक लैब्स में यूज़ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा फोरेंसिक लैब्स में यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग The process of DNA fingerprinting was invented by Alice Jeffrey at the University of Leicester in 1985। अब जो सिंपल सी बात है, एलिस जेफरी ने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में किया था, इन्वेंट किया था 1985 में। आल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग और मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग। अब हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिकली थ्री नेम्स हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? Human genome contains 3 billion base pairs which are arranged in a particular sequence that gives us a unique identity। उसने कहा है कि जो हमारे पास 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन के जीनोम में। जीनोम अब क्या है? टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो एक इंसान का जीनोम है उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। ठीक है, बेस पेयर्स तो सेम है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक मखसूस तरीके से उनको अरेंज किया गया है। जो उनकी अरेंजमेंट है उसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। डीएनए इज इन एवरी ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। उसने कहा है कि जो हमारे पास डीएनए है वो तकरीबन तकरीबन सेम है हर इंसान का। 90% ऑफ द डीएनए इज सेम इन एवरी ह्यूमन बीइंग। अबाउट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ह्यूमन बींग्स। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है कि 90% जो है हमारा डीएनए सेम है। 90% डीएनए सेम है, 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस है वो सेम है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो सेम है। तो अब जो 10% जो हमारा डीएनए है उसकी वजह से हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और 0.1% जो है हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस की वजह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड अपॉन द रेस्ट ऑफ 10% डिफरेंस इन ह्यूमन डीएनए, ये मैंने बता दिया। दिस मेथड इज डन बाय मैचिंग द अनकॉमन सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमंस विद द सस्पेक्ट्स यूनिक सीक्वेंस। अब उसने कहा है अगर कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम में जो है हमारे पास हमने क्या करना है, मैच करना है सीक्वेंसेस को। तो हमारे पास दो सैंपल्स हैं, अगर दो सैंपल्स के जो करेक्टरिस्टिक हैं, उनके जो बैंड्स हैं, हम उनको मैच करेंगे। जब उनके हम करेक्टरिस्टिक्स को मैच करेंगे, अगर वो मैच नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो इंसान क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अगर वो मैच हो जाते हैं इसका मतलब है कि जो क्राइम हुआ है वो उसी इंसान ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ डीएनए। हम डीएनए कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ब्लड से, नेल से, स्लाइवा से, हेयर से, स्किन या टिश्यू से, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा स्वेट होता है, पसीना, हम उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सोर्स ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हम स्टेजेस पे आते हैं। सेल ब्रोकन टू रिलीज डीएनए। अब देखें, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के करेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमने डीएनए की जो हमारे पास जो सेल है, सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, देन उसमें से डीएनए निकालेंगे। सेल ब्रोकन टू रिलीज डीएनए। ठीक है, सेल के ब्रेकेज से डीएनए के रिलीज तक।
मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन। डीएनए की एक्सट्रैक्शन करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स कट इनटू फ्रेगमेंट्स, जो हम एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स को यूज़ करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करते थे, फ्रेगमेंट सेपरेटेड, फिर जब हम उसको सेपरेट करते थे, पैटर्न ऑफ फ्रेगमेंट्स आर एनालाइज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पैटर्न्स होते थे उसको उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिनमें से हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम थे देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 7 स्टेप्स हैं हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, जिनमें सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स और टिश्यूज़, मतलब कि जो हमारे पास सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनसे हम डीएनए को रिकवर करेंगे। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर और स्किन इज़ नीडेड टू आइसोलेट डीएनए। मतलब कि जिन चीज़ों से हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका कोई छोटा सा पोर्शन भी हमें मतलब कि थोड़ा सा डीएनए उस टिश्यू से निकाल के, जिस टिश्यू से हम डीएनए को ले सकते हैं, मतलब कि हेयर, स्वेट, स्किन, ब्लड, तो ठीक है, उन चीज़ों से हम थोड़ी सी अमाउंट में भी डीएनए को लेके उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटिंग है। स्टेप 2 पे हमारे पास क्या है, कटिंग। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। तो फ्रेगमेंट्स में हम किस चीज़ से तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से, ठीक हो गया। उसके बाद द डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। वही बात आगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करके उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोर्शन से कट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। उसके बाद जो हमारे पास कट डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो हमारे पास डीएनए, हम उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोफोरोसिस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, ठीक है। हम उसकी इलेक्ट्रोफोरोसिस करवा के जो फ्रेगमेंट्स के हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाई थी उन फ्रेगमेंट्स को भी सेपरेट करेंगे। उनमें से कुछ फ्रेगमेंट्स को, fragments are separated on the basis of size using a process called gel electrophoresis। अब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट होंगे, किसकी बेस पे, साइज की, ठीक है। जो इसमें जो है साइज की बेस पे हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट होंगे। उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू वेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड along द जेल। डीएनए फ्रेगमेंट इज अच्छा, जब हमारे पास जो है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें हमारे पास वेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एक में तो एगरोस जेल डालते हैं, उसके अलावा मतलब कि जो वेल्स होते हैं उनमें फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रे होता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एगरोस जेल डालते हैं, और जो वेल्स होते हैं उनमें हम डीएनए को उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द जेल, ठीक है। जो हमारे पास जेल होता है उसकी जो पॉजिटिव साइड होती है वो क्या करती है, उसके डीएनए, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो जो उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और वो डीएनए के जो हमारे पास बैंड्स होते हैं वो लॉन्ग बड़े जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। द शॉर्टर डीएनए फ्रैगमेंट मूव फास्टर देन द लॉन्गर फ्रैगमेंट, ठीक है। जो छोटा हमारे पास डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, ज़्यादा दूर तक जाता है उसका फ्रैगमेंट। उसके बाद क्या है, डीएनए इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो हमारे पास डीएनए है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो उसको हम सेपरेट करते हैं वो किसकी बेस पे होता है, साइज की बेस पे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन जो है उसका स्टेप वो है साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू फिल्टर पेपर और नायलॉन मेम्ब्रेन। अब हम इसको फिल्टर पेपर पे भी निकाल सकते हैं और नायलॉन मेम्ब्रेन पे भी निकाल सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के बाद। डीएनए इज स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंड यूजिंग एन अल्कलाइन सोल्यूशन। अब जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है तो उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन को यूज़ करके। रेडियो एक्टिव प्रॉब इज इन सोल्यूशन बाइंड्स टू डीएनए। अब देखें हमने क्या किया, हमने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उसको हमने सिंगल स्ट्रैंड किया अल्कलाइन सोल्यूशन को यूज़ करके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रॉब डिज़ाइन किए होते हैं ऑलरेडी, हमने उस प्रॉब को उसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया। तो जब हमने उस प्रॉब को अल्कलाइन सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिवली लेबल प्रॉप था वो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ जाके बाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप है, उसमें क्या है, प्रॉब लेबलिंग। प्रॉब लेबलिंग एडिंग रेडियो एक्टिव और कलर्ड प्रॉब टू द नायलॉन शीट
विच इज़ कम्प्लीमेंट्री टू टारगेट सीक्वेंसेस। उसने कहा है कि जो हमने सीक्वेंस लेना होता है ना डीएनए का, उसका उल्ट बनाता है। जिस तरह से एडेनिन और थायामीन का होता है और गवानीन और साइटोसिन का होता है। तो अब एडेनिन जहाँ पे होगी, मतलब कि हमने अगर सीक्वेंस लेना है एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, इस बेस पे लेना है, तो हम इसके ऑपोजिट जो है ना स्ट्रैंड, उसको डिज़ाइन कर ऑपोजिट जो है स्ट्रैंड, उसको एज अ प्रॉब उसको बनाएंगे और उसको रेडियो एक्टिवली लेबल करेंगे। ठीक है, फिर हम उस प्रॉप को क्या करेंगे कि डाल देंगे उसके अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने नायलॉन शीट पे या फिर हमने फिल्टर पेपर पे उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उस डीएनए को निकाला है, उसी चीज़ में हम उसको डाल देंगे डीएनए उसको प्रॉब को। और जब वो बाइंड होगा तो वो क्या होगा, एक लाइट आएगी हमारे पास, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है जो हमने लेनी है सीक्वेंस, वो जो हमारी टारगेट सीक्वेंस है वो ये है। ठीक है, फिर हम उसको इस तरह सेपरेट कर लेते हैं। ईच प्रॉब ओनली स्टिक टू 1 और 2 स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द शीट। उसने कहा है कि जो एक प्रॉब है वो एक या दो जगह पे सिर्फ स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक वो इसलिए है क्योंकि ऑपोजिटली लेबल है ना हमारे पास प्रॉब, तो क्या है कि वो स्पेसिफिक जगह पे बाइंड होगा शीट के पे। ठीक है, उसके बाद हम 6th स्टेप पे जाते हैं, वो है ऑटो रेडियोग्राफी। अब जो हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी है उसमें हम क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द सीक्वेंस इन जीनोम बाउंड विद अ हाइब्रिडाइज्ड रेडियो एक्टिव प्रॉब और ऑन मेम्ब्रेन। ऑटो रेडियोग्राफी हम क्यों करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए सीक्वेंस इन जीनोम। ठीक है, जीनोम में जो सीक्वेंस होती है जो कि रेडियो एक्टिव प्रॉब के साथ बाइंड होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। टेक्निक इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन विद एक्सरे फिल्म। अब जो हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी की जो है टेक्निक, उसमें क्या होता है, अलाइनमेंट होती है हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन की, हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन की एक अलाइनमेंट होती है एक्सरे फिल्म के साथ। ठीक है, द एक्सरे फिल्म alter its development shows multiple number of bands that look like bar codes and known as DNA fingerprints। उसमें क्या होता है, अब एक्सरे फिल्म जो है वो क्या करती है, मल्टीपल बैंड्स, मतलब कि ज़्यादा सारे बैंड्स जो हैं वो शो करती है। अब उसमें क्या होता है, उनको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं। इसमें मतलब कि ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास एक्सरे फिल्म जो है ना वो डिफरेंट साइज़ के बैंड्स देती है हमें, जिनसे हम जिनको हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड पैटर्न्स, एनालिसिस ऑफ बैंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, जब हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट लेंथ के बैंड्स आएंगे, मतलब कि जिस तरह से लंबाई में होते हैं वो बैंड्स, तो लंबाई और चौड़ाई में होते हैं, तो हम उनको चेक करेंगे, जिसका जिसके साथ मैच होगा। तो सिंपल सी बात है कि वो, मतलब कि एक हमारे पास सैंपल है और एक हमारे पास क्रिमिनल है, और जिन पे हमें शक है वो 5 लोग हैं। ठीक है, तो अब जो 5 लोग हैं उनमें से ये एक वो बंदा है जिसने क्राइम किया है, तो उनके जो डिफरेंट बैंड्स होंगे ना, हमारे पास डिफरेंट बैंड्स आएंगे इसमें ऑटो रेडियोग्राफी पे। वो जो है ना, वो जो बैंड्स जब जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा एक, हाँ ये देखें, ये वाला जो है ना यहाँ पे इस वाली स्लाइड में, इसमें ये देखें इस तरह से हमारे पास बैंड्स आएंगे। फिर जो बैंड जिस सस्पेक्ट्स के जिस बंदे के डीएनए के बैंड के साथ मैच होगा वो हमारे पास क्रिमिनल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हम इसको रीड दे देते हैं, कंपैरिजन ऑफ पोजीशन ऑफ बैंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। उसने कहा है कि ये तो हम सिंपल भी देख सकते हैं कि किसका बैंड किसके साथ मैच करता है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो हमें बताएंगे कि ये फलां बंदे का जो है बैंड वो सैंपल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यूजेस देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जो डिसऑर्डर्स चलते हैं उनको डायग्नोज करता है। हेल्प डायग्नोसिस डिसऑर्डर इन बोथ पैटर्नल एंड न्यू बॉर्न बेबीज। उसने कहा प्रीनेटल, सॉरी, उसने कहा है कि ये हम न्यू बॉर्न बेबीज़ पे और प्रीनेटल्स में भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। डिस्कवर्स में इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफोलिया, मतलब कि इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट जो डिजीज़ है ना उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं, जिनमें जो जिन जिन डिजीज़ को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं उनके नेम्स है। उसके बाद फोरेंसिक साइंस इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन लीगल सिचुएशंस। अब फोरेंसिक साइंस है वो क्या करती है, वो इसको यूज़ करती है लीगल सिचुएशंस में, जिस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनको उनके लिए
द डीएनए प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि हर इंडिविजुअल का जो डीएनए प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो मुजरिम नहीं है लेकिन उसका फिर भी मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन सॉल्व क्राइम्स। अब ये है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे पास हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जिस लिए यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, क्राइम के जो होते हैं हमारे पास केसेस उनको सॉल्व करने के लिए। द पैटर्न ऑफ द डीएनए प्रोफाइल इज़ देन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द विक्टिम। वही बात आगे के विक्टिम और सस्पेक्ट के जो हम हैं, विक्टिम और सस्पेक्ट के जो हमारे पास सैंपल्स हैं उनको मैच करके, उनके बैंड्स को मैच करके हम पता लगा सकते हैं। इफ़ द प्रोफाइल मैच द सस्पेक्ट, it provides strong evidence that the suspect was present at the crime scene. It does not prove the he committed। अच्छा, उसने कहा है कि जब हमारे पास जिस बंदे पे हमें शक है ना, वो उसके अगर हम सैंपल्स को, यानी कि हमें क्राइम सीन से कोई सैंपल मिला है और वो सैंपल जो है हमने पकड़ा, उसको हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सारा प्रोसेस है उससे गुजारा, ऑटो रेडियोग्राफी में उसका उस बंदे का और जो हमें क्राइम सीन से सैंपल मिला है उसका मैच हो गया है, तो ये नहीं है कि ये उसी बंदे ने किया है। जब तक वो इंसान खुद अपना जुर्म जो है उसको मानेगा नहीं तब तक हम उसको मुजरिम नहीं कह सकते। इससे हमें ये ज़रूर पता चलेगा, जब अगर हमारे पास बैंड्स मैच हो जाएँगे, हमें इससे ये ज़रूर पता चलेगा कि जो बंदा है वो क्राइम सीन पे मौजूद था या नहीं था। ठीक है, अगर मैच हो गया तो सिंपल सी बात है वो वहाँ पे मौजूद था, अगर नहीं मैच हुआ तो सिंपल सी बात है वो नहीं मौजूद था। और जब तक फिर वो बंदा अपने जुर्म का इकरार नहीं करेगा तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है। If the profile doesn't match the suspect, then that suspect may be eliminated from the inquiry। उसने कहा कि अगर किसी बंदे का जो है प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइल अगर मैच नहीं हो रहा, उसके बैंड्स अगर मैच नहीं हो रहे, तो उसको फिर मतलब कि चांसेस हैं कि उस बंदे को उस इंक्वायरी से बाहर निकाल दें, मतलब कि उस पर फिर शक जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब मैच ही नहीं हो रहा तो उस बंदे का क्या कसूर है उसमें। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल है, अ वायलेंट मर्डर अकर्ड, ठीक है। द फोरेंसिक टीम retrieved blood sample from the crime scene. They prepared DNA profile the sample of the victim and suspect as follow। ठीक है, उसने कहा है कि हमारे पास क्या है, हमें क्राइम सीन से जो है एक मर्डर हुआ है, वहाँ पे ब्लड मिला है दो बंदों का, ठीक है। दो बंदे कौन से, एक जिसका मर्डर हुआ है और एक जिसने किया है, ठीक है। यही कह सकते हैं कि जिसने किया है। इस तरह से हमारे पास जो है दो आगे हमारे पास सैंपल्स आ गए ब्लड के, उनके बैंड्स यहाँ पे हैं। सस्पेक्ट प्रोफाइल ब्लड सैंपल फ्रॉम क्राइम सीन, ठीक है। अभी हमारे पास दो आ गए, एक तो ये सस्पेक्ट प्रोफाइल है और ये विक्टिम है। विक्टिम वो है जिसका हुआ है, उसके बाद ये वाला जो था, ये वाला जो था हमें मिला था क्राइम सीन से, उसके बाद जो हमें जिस पे शक था वो ये था, ठीक है। इस तरह से हमने मैच करके उस बंदे को पकड़ लिया और केस सॉल्व हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन मेडिकल प्रॉब्लम्स। डीएनए प्रोफाइल्स can be used to determine whether a particular person is the parent of a child। हम बहुत बहुत सी मूवीज़ में और बहुत सारे ड्रामास में देखते हैं कि जो है अ, जब इश्यूज़ बनते हैं फैमिलीज़ में, इश्यूज़ बनते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पास बेबी होते हैं उनका डीएनए लेके उसकी प्रोफाइलिंग करवाई जाती है, टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस बेबी के पेरेंट्स कौन है। तो उसमें मतलब कि हम पता लगा सकते हैं कि ये किसका बेबी है। अ चाइल्ड्स पैटर्निटी, पैटर्निटी बोलते हैं फादर को, मैटरनिटी मदर, कैन बी डिटरमाइन, मतलब कि बच्चे के माँ और बाप का पता लगाया जा सकता है बाय कंपेयरिंग द डीएनए प्रोफाइल ऑफ मदर एंड हर चाइल्ड। माँ का जो है डीएनए प्रोफाइल और बच्चे का प्रोफाइल उसको मैच करके, और सेम एज फादर और चाइल्ड का जो है प्रोफाइल उसको मैच करके। आइडेंटिफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द चाइल्ड विच आर एब्सेंट फ्रॉम द मदर एंड मस्ट देयरफॉर हैव बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल फादर। उसने कहा है आधे जो हैं बैंड्स वो मदर से मैच कर रहे हैं और जो अब मिसिंग बैंड्स हैं वो किसके हैं, वो फादर के हैं, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से इन दोनों को मैच करके, मतलब कि पहले मदर के साथ हम लोगों ने किया, फिर जो बैंड्स मिसिंग है उनके लिए हमने क्या किया, जो उसके बायोलॉजिकल फादर्स हैं, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, मतलब कि जो उसका बाप है उस बच्चे का, उसका डीएनए लेके उसकी प्रोफाइलिंग करके हम लोगों ने पता लगा लिया कि इनके बैंड्स मैच हो रहे हैं और ये इसके पेरेंट्स हैं। उसके बाद अदर यूजेस जो हैं हमारे पास उनमें आते हैं,
देर आर सम अदर यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिनमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कारेसिस ऑफ टिश्यूज, डिटेक्शन ऑफ somatic mutation or cancer pathogen identification, detection of loci, controlling quantitative traits or disease resistance, सेक्स डिटर्मिनेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास यूजेस हैं, इनमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमने इसको याद रखना है कि इसके ये यूजेस हैं। उसके बाद हमारे पास फेमस केस है, मतलब कि जो फर्स्ट केस था या उसको फेमस केस भी बोल सकते हैं, वो ये है। इन 2002 एलिजबेथ Hurley used DNA fingerprinting to prove that Steve Bing was the father of her child, Damien। उसने कहा है कि एलिजाबेथ जो थी उसने 2002 में इल्ज़ाम लगाया था स्टीव बिंग पे कि ये मेरे बच्चे डामाइन का बाप है। ठीक है, तो इस वाले केस को जो सॉल्व किया गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू सॉल्व किया गया था। उसके बाद कॉलिन पिचफॉर्क वाज द फर्स्ट क्रिमिनल कॉट बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंस। उसने कहा है कि कॉलिन पिचफॉर्क जो था वो फर्स्ट क्रिमिनल था जिसको हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उसको मुजरिम करार दे के उसको पकड़ा था। ही वाज अरेस्टेड इन 1986 फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ 2 गर्ल्स एंड वाज सेंटेंस्ड इन 1988। ठीक है, उसको पकड़ा गया था रेप केस में, 2 गर्ल्स के में, और उसको आई थिंक सेंटेंस्ड जो था उसको 1988 में उसको फांसी दी गई थी। उसके बाद इसके एडवांटेजेस पे आते हैं हम लोग। इट इज़ एन ईजी एंड पेनलेस मेथड फॉर द सब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड। उसने कहा है कि जब हम किसी इंसान के डीएनए को लेते हैं तो उसमें मतलब कि ये नहीं होता कि उसको पेन होगी, और बहुत ईजी है। इट इज़ लेस इनेजिव दैन टेकिंग अ ब्लड सैंपल, यानी कि ब्लड सैंपल लेने से भी ज़्यादा ईजी है ये। इट इज़ एन अफोर्डेबल एंड रिलायबल टेक्निक। अफोर्डेबल भी है, रिलायबल भी है, ईजी भी है, और कम खर्चे में भी है। इट कैन बी कंडक्टेड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम में हम इसको कर सकते हैं। एनीवन एट एनी एज कैन बी टेस्टेड विद दिस मेथड विदाउट एनी मेजर कंसर्न्स। उसने कहा है कि कोई भी मतलब कि किसी भी एज का जो बंदा है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी मसले के बगैर। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ यूजेस सच एज इन लीगल क्लेम्स, मिसिंग पर्सन केसेस, आइडेंटिफिकेशन फॉर द मिलिट्री एंड पैटर्निटी एंड प्रीनेटल टेस्टिंग। अब यही सारी बातें हैं कि इसमें क्या है कि क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उसके बाद जो कोई बंदा गायब हो जाता है उसको, जिस तरह से हम अक्सर जो ये क्राइम पेट्रोल हम देखते होते थे उसमें जिस तरह से सिंपली होता है कि किसी का फेस नहीं रिकॉग्नाइज होता, तो वो क्या करते हैं कि जो उसके फिर पेरेंट उसके माँ बाप होते हैं या उस बंदे के बच्चे होते हैं उनका डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर उस बंदे के साथ मैच करते हैं। इस तरह से पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है। उसके बाद मिलिट्री के लिए आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इसकी, और पैटर्नल, और वही सब कुछ। The technique has used since 1984, making it highly developed and improved। 1984 से ये वाली टेक्निक यूज़ हो रही है और टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पे several DNA centers are working in Pakistan which works differently to provide assistance and information about DNA। Some of the centers are giving help in case of medical cure, but some centers are under supervision of government। उसने कहा कि कुछ जो हैं सेंटर्स हमारे पास वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, लेकिन कुछ जिस तरह से प्राइवेट होते हैं इस तरह से हम। उसके बाद डीएनए सेंटर्स इन पाकिस्तान इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स टू, मतलब कि इसमें हॉस्पिटल्स भी आते हैं वेयर डीएनए टेस्टिंग इज टेकन अंडर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और टूल्स थ्रो वेल experienced and experts डीएनए एक्सट्रैक्टर्स। डीएनए सेंटर्स इन पाकिस्तान, उसने यानी कि सिंपल से उसने बात किया कि पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, और इनमें जो है हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड है। हॉस्पिटल्स जहाँ इंक्लूड है वहाँ पे क्या है, लेटेस्ट जो एक्यूपमेंट्स है, लेटेस्ट जो मशीनरी है उसको यूज़ करके वो डीएनए को लेते हैं, और जो आगे जो होता है एक्सपर्ट्स जो हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के एक्सपर्ट्स हैं, वो आगे काम करते हैं। उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर, ये जो है हमारे पास है पाकिस्तान में। CAMB सेंटर फॉर अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और GIVF क्लब है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सारे हमारे पास 3-4 सेंटर्स हैं जो ये पाकिस्तान में है। उसके बाद थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।